नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम फोन पर बातचीत की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्की ने सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिपरिषद से अपने भारतीय समकक्ष से बात की। दोनों के बीच लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल में हाल ही में उत्पन्न स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री कार्की का आभार व्यक्त किया। मोदी ने फोन कॉल के बारे में ट्वीट किया। अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। हाल ही में हुई दुखद मृत्यु पर अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए मैंने शांति और स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन को दोहराया। मैंने कल नेपाल के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर उन्हें और नेपाली लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के बीच लगभग आधे घंटे की बातचीत हुई। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई, जहां आज ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण की तैयारियों की समीक्षा करने आज ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे। 1:30 बजे से लगभग 1 घंटे विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी लेकर निर्देशित करेंगे। आयोजन में कंट्री पार्टनर रूस है। ट्रेड शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। उद्घाटन में कई देशों के राजनयिक भी शामिल होंगे, इसलिए मुख्यमंत्री खुद तैयारियों और व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं। मुख्यमंत्री राजकीय विमान से गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से 1 बजे के आसपास इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे। बैठक के अलावा ट्रेड शो के आयोजन स्थल वाली जगह का निरीक्षण कर स्टॉल लगाने वाले लोगों के बारे में जानकारी भी लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ग्रेटर नोएडा आज विजिट की। इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे। सीएम योगी और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा भी लेंगे, समीक्षा भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि ट्रेड शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अधिकारियों से विभिन्न बिंदुओं पर वह जानकारी भी लेंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पी रजक इस खबर पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जो रजक, अब ट्रेड शो का उद्घाटन है, बड़ा आयोजन है, दिग्गज हस्तियां भी उपस्थित होंगे। ऐसे में सीएम का आगमन इस पूरे कार्यक्रम के लिए क्या क्या शेड्यूल में उनके है, कहां कहां जाएंगे, किन किन स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे, क्या कुछ है पूरा कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल 25 सितंबर से जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत होने वाली है, उसको लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, निरीक्षण करेंगे आखिर अधिकारियों ने क्या क्या तैयारियां की हैं। क्योंकि जिस तरीके से यूपी ट्रेड यानी कि उत्तर प्रदेश की झलक है, वो एक छत्ती के नीचे ही आपको दिखाया जाएगा। तो ऐसे में 25 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उनके द्वारा शुभारंभ किया जाए। उसको लेकर सीएम योगी है वो आज ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। लगभग 1:30 बजे के आसपास उनका आगमन है। उसके बाद हेली बाई रोड वो एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे, फिर वहां पर निरीक्षण करेंगे और उसके साथ साथ जो प्रशासन अधिकारी है उनके साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। क्योंकि आज का आगमन है वो बहुत अहम पल है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी ट्रेड का शुभारंभ होगा और 5 दिवसीय चलेगा, उसको लेकर क्या क्या तैयारियां हैं ग्राउंड जीरो पर बाखूबी शिवम जो सीएम योगी हैं वो खुद जाकर निरीक्षण करेंगे। तो ऐसे में प्रशासन की बात की जाए तो आज का दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। रूट को डाइवर्ट किया गया है, 45 से ज्यादा सीसीटीवी ड्रोन कैमरे लगाए गए जिससे कि निगरानी रखी जाए, और साथ ही तमाम ऐसे रूट हैं जहां पर ट्रैफिक का प्रभाव ज्यादा रहता था, उनको डाइवर्ट किया गया है जिससे कि आम जनता है वो परेशान ना हो सके। लगभग 1:30 बजे के आसपास सीएम का आगमन हो जाएगा। उसके बाद बैठक करेंगे और बैठक के बाद बैठक में तय करेंगे आखिर किन किन बिंदुओं पर क्या क्या रहेगा। क्योंकि जो यूपी ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, इसमें विदेशी बायर्स आएंगे, इसमें तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी। तो उसको लेकर सीएम योगी की पूरी नजर है, बाखूबी आज आएंगे। उसके बाद जो आगे की क्या रणनीति होगी, आखिर किस तरीके से यूपी ट्रेड को सफल बनाना है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो यूपी का
तीसरा संस्करण है। 2023 से शुरुआत हुई थी, उसके 24, उसके बाद आज 25। तो ऐसे में 25 का संस्करण है वो 2023 और 2024 से बेहतर चाह रहे हैं कि बेहतर उपलब्धि मिले। तो उसको लेकर प्रशासन है वो ग्राउंड जीरो पर युद्ध स्तर पर राजा ठीक है, ट्रेड शो है तो स्वाभाविक सी बात है, बड़े बड़े व्यवसायियों लोग का भी आगमन होगा। ऐसे में इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी क्या कोई बातचीत हो सकती है? देखिए बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो विदेशी बायर्स हैं वो काफी आ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले जो बैठक में तय हुआ, पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि 2023 के मुकाबले की बात की जाए 2024 में इन्वेस्टमेंट बढ़ा था, उसी लिहाजा से देखा जाए तो 2025 उससे बेहतर होगा। तमाम जो इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए, अथॉरिटी की बात की जाए, या तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी इस बार इसमें भाग लेंगे। साथ ही कॉलेज एरिया की बात की जाए, उनको भी इस बार मौका मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 30 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। झारखंड सरकार ने गुरुवार देर रात बड़ा फैसला लिया है प्रशासनिक फेरबदल का और 30 आईपीएस अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया है। इस बदलाव में पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को एसीबी और सीआईडी के प्रभार से हटा दिया गया है। उनकी जगह जैप एडीजी प्रिया दुबे को एसीबी का डीजी बनाया गया है। वहीं वायरलेस डीजी प्रशांत सिंह को डीजी मुख्यालय का प्रभार सौंपा गया है। रांची की जिम्मेदारी भी बदली गई है। चाईबासा के एसपी राकेश रंजन को रांची का नया एसएसपी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही पारस राणा को सिटी एसपी रांची बनाया गया है। उन्हें जैप 10 का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी राकेश सिंह संभालेंगे, जिन्हें ट्रैफिक एसपी बनाया गया है रांची का। इसके अलावा उन्हें वायरलेस एसपी का भी अतिरिक्त प्रभार है। सुमन गुप्ता को रेल एडीजी बनाया गया है, जबकि रांची आईजी मनोज कौशिक को आईजी सीआईडी का प्रभार दिया गया है। बोकारो आईजी क्रांति कुमार गड़ीदेशी को आईजी मानव अधिकार, दुमका आईजी शैलेंद्र सिन्हा को पलामू आईजी, वहीं सुदर्शन मंडल को आईजी मुख्यालय भेजा गया है। अतिरिक्त प्रभार जेल आईजी का भी दिया गया है। डीआईजी स्तर पर भी बड़े फेरबदल किए गए हैं। संजीव कुमार को डीआईजी एसआईबी, शैलेंद्र प्रसाद बर्नवाल को डीआईजी सब, मनोज रतन को डीआईजी स्पेशल ब्रांच और नौशाद आलम अंसारी को पुलिस मुख्यालय में योगदान के लिए नियुक्त किया गया है। हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बहुत बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारियों का यह तबादला है। ऐसे में बहुत अन्य जिलों के लोगों को भी राजधानी रांची की कमान दी गई है। नए एसएसपी का भी इसमें अनाउंसमेंट हो गया है रांची के लिए। इस बड़े फेरबदल या तबादले का कारण या फिर रूटीन ट्रांसफर? देखिए, फिलहाल मैं बताऊं कि जो है झारखंड सरकार जो है बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। गृह कारा प्रबंधन विभाग की ओर से संबंधित जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। 30 आईपीएस को बदला गया है। कई जिलों के पुलिस कप्तान बनाए गए हैं। कई आला अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन जो सबसे जो अहम जो बदलाव है, जो हमारे जो झारखंड के डीजीपी थे अनुराग गुप्ता, उनको एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी और सीआईडी का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ था। वो उनको अतिरिक्त प्रभार से उनको मुक्त कर दिया गया है। लेकिन वो डीजीपी, झारखंड के डीजीपी वो बने रहेंगे। एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि जो है काफी लंबे समय से जो आईपीएस सुमन गुप्ता थी वो इंतजाररत थी, उनका जो है इस बार स्थापना किया गया है। एडीजी रेल बनाया गया है। और जो सबसे अहम है कि रांची जो है, रांची के जो प्रॉपर जो झारखंड की राजधानी रांची है, वहाँ के जो पुलिस कप्तान थे, काफी एसएसपी का जो पद काफी लंबे समय से खाली था, क्योंकि जो चंदन कुमार सिन्हा थे जो एसएसपी हैं, यानी अभी वर्तमान में भी हैं, उनका जो है वो जब उनकी प्रमोशन जो डीआईजी में कर दी गई तो वो डीआईजी और वो एसएसपी दोनों साथ साथ ही थे। और ये करीब लगभग 3-4 महीनों तक ये पद वो संभाले रहे। और जो है यहाँ रांची के जो है एसएसपी का, सिटी एसपी का और जो है रूरल एसपी का, ट्रैफिक एसपी का, इन
सभी में जो है बदलाव लाया गया। राकेश रंजन जो है अब एसएसपी रांची होंगे, सिटी एसपी पारस राणा होंगे। एक और भी है जो अनिमेश मैथानी काफी दिनों से जो प्रतीक्षारत थे, उनको भी जो है एसपी एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया। यानी ये जो तमाम जो स्थानांतर हुआ है, ये तो देखा जाए जैसे एक महत्वपूर्ण बात है कि जो चाईबासा के जो एसपी थे राकेश रंजन, तो चाईबासा में उन्होंने चूंकि आईवी अभियान के कप्तान थे, तो उन्होंने काफी कुछ ऐसा किया था जिसके कारण उनकी जो है उनका जो सीआर था वो काफी अच्छा रहा था। तो उनको एक नई जिम्मेवारी इसी चलते मिली है। अभी जो देखा जाए तो ये देखा तो जाए कि ये रूटीन का ट्रांसफर लगता है, लेकिन झारखंड सरकार जो है प्रतिबद्ध है कि किसी भी तरीके से कोई भी जो है आने वाले समय में जो है लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन जो है पूरी तरह चुस्त और दुरुस्त रहे। जी खुदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से अहम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर पंजाब से जुड़ी हुई, जहां पंजाब में बाढ़ की तबाही के बाद विधानसभा का विशेष सत्र 26 से 29 सितंबर को बुलाया गया है, जिसमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री मान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए नए कानून को मंजूरी देने और तबाही से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन करने के लिए विधानसभा सत्र बुलाया गया है, ताकि लोगों के पक्ष में अहम फैसले लिए जा सकें। विधानसभा सचिव ने पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी है और इस सत्र बुलाने को लेकर वह नोटिस भी उन्होंने जारी किया है। नोटिस के अनुसार 15 जुलाई को स्थगित होने वाले विधानसभा को उस सत्र को ही आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले विधानसभा में भी बाढ़ प्रभावित लोगों और किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने कुछ फैसले लिए थे। इस सत्र के दौरान मंजूरी के लिए उन्हें रखा जा सकता है। किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपये मुआवजा देने का फैसला हुआ था। मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए भी मंजूरी हुई थी। बाढ़ से किसानों की फसल खासकर धान का काफ़ी नुकसान हुआ है, जिन्हें मुआवजा दिया जाना है और उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। क्षतिग्रस्त मकानों और बाढ़ में बह गई पशुओं का सर्वे के बाद भी इन्हें भी मुआवजे के लिए रखा गया है। सभी प्रस्तावों के लिए विशेष सत्र के दौरान इन्हें रखा जा सकता है और मुहर भी लग सकती है। तो ये बड़ी खबर, पंजाब में विशेष सत्र 26 से 29 सितंबर के बीच आहूत किया गया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता विपिन ओंकारा का, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी विपिन, बाढ़ एक तरह से त्रासदी से गुजर रहा है, जिस तरह से अभूतपूर्व बाढ़ के हालात वहां पर पैदा हुए हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में यह माना जाए कि ये विशेष सत्र केवल और केवल उसी मुद्दे को एड्रेस करने के लिए बुलाया जाएगा। क्या क्या अहम मुद्दे होंगे, कौन कौन से पास भी हो सकते हैं? बिल्कुल कुणाल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 1988 में जो बाढ़ आई थी, उससे भी भयानक बाढ़ जो इस बार 2025 में देखने को मिली है, जहाँ की 2000 से ऊपर जो गांव है वो प्रभावित हुए हैं और बहुत सी संख्या, अगर गिनती की जाए तो गिनती नहीं हो रही है, जिससे गांववासी प्रभावित हुए हैं। और करीब इस बाढ़ में 57 लोगों की यानी 57 लोगों की मौत भी हुई है और मवेशियों की अभी संख्या सामने नहीं आई है कि कितने मवेशी जो है वो बह गए। अगर फसलों की बात की जाए तो फसलों का कोई हिसाब नहीं है, कितने एकड़ जो है फसल इस में बर्बाद हुई है। तो वहीं पंजाब सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस और ज्यादा से ध्यान लेते हुए जो है फैसला किया कि जो स्तर 15 जुलाई को समाप्त कर दिया गया था अनिश्चितकालीन के लिए, उसको ही आगे बढ़ाया गया और ये 26 से लेकर 29 सितंबर तक चलेगा। और इसमें सबसे उन्होंने बड़ी बात जो सोशल मीडिया पर डाली है कि ये जो स्तर होगा, ये बाढ़ प्रभावित इलाकों को, जितने भी इलाके हैं उनको राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण इसमें जो है फैसले किए जाएंगे। वही उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से मुआवजा देने की बात की जा रही है और जो नए कानून बना रहे हैं उन नए कानूनों को भी जो है मंजूरी दी जानी है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है सभी किसानों के साथ हैं और जो पहले 20,000 मुआवजे देने का फैसला किया था और मृतकों को 4-4 लाख रुपए की मंजूरी दी गई थी, उसमें बदलाव लिया जा सकता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से ये जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर 2020 दिल्ली दंगे मामले से जुड़ी हुई, जहां आरोपी शर्जुल इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा और रहमान की जमानत याचिका पर आज
सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यूएपीए के तहत दंगों की बड़ी साजिश के मामले में जमानत देने से इनकार के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि प्रदर्शन के नाम पर साजिश रचकर हिंसा फैलाना स्वीकार्य नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज 2020 के दिल्ली दंगा केस पर सुनवाई होने वाली है। इसमें मुख्य आरोपी रहे हैं आरोपी शर्जील इमाम उमर खालिद, और जमानत याचिका पर हियरिंग होगी आज सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इन्हें इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 2020 के दिल्ली दंगे मामले से जुड़ी यह पूरी खबर है। इसमें कुछ और आरोपी भी थे, शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान। इन सब की भी ज़मानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, और यूएपीए के तहत दंगों की बड़ी साजिश के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर, उनसे बातचीत करेंगे। जी विवेक, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यूएपीए की बात है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत रद्द कर दी, यानी याचिका को रद्द कर दिया था। वैसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में आज कितनी गहमा गहमी रह सकती है इस पूरे याचिका को लेकर, क्या कुछ हाइलाइट्स हो सकते हैं? बिल्कुल कुणाल, देखिए क्योंकि दिल्ली दंगों से जुड़ा ये मामला है, इसमें जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उसको लेके भी एक बड़ी बात हम ये बता दें कि निचली अदालत में साफ इंस्ट्रक्शन है कि जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी का ये इशू है, इसके ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और उसके जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। चार्जशीट पर संज्ञान लेके वहाँ उस सुनवाई चल रही है। हालांकि इन लोगों ने निचली अदालत में भी पहले जमानत की मांग की थी, जिसको निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद ये हाई कोर्ट आए थे। हाई कोर्ट में इस मामले पर लगातार सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका जो थी वो खारिज कर दी थी, और बहुत स्पष्ट कैटेगोरिकली ये कहा था प्रदर्शन के नाम पर साजिश रचना और हिंसा फैलाना किसी भी ढंग से स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में बहुत स्पष्ट किया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन ये अधिकार पूर्ण नहीं है और स्वतंत्र नहीं है। इसके लिए एक राइडर बहुत जरूरी है, वो जरूर होना चाहिए। और अगर अधिकार असीमित कर दिए जाएंगे तो इससे कानून व्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। तो ऐसे तर्कों के साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने जो इनकी याचिका थी जमानत की वो खारिज कर दी थी, और हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के तुरंत बाद एक एक करके लगातार ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करेगा। और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें थोड़ी राहत मिले। हालांकि निचली अदालत जो है, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट है, वो चार्जशीट पर संज्ञान लेकर लगातार सुनवाई कर रही है। जो हमें जानकारी मिली उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि दिसंबर तक इस मामले में ट्रायल कंप्लीट कर लिया जाएगा, खासतौर से चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर। तो ये बड़ा अपडेट है, लेकिन इस दौरान तक उनको जो जमानत है वो जमानत की मांग करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय किया है। उनको उम्मीद ये होगी कि शायद सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिलता है। जी, बहुत होता क्या है, विवेक होता क्या है। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली जिले से जुड़ी हुई, जहां नंदानगर क्षेत्र में बृहस्पतिवार तड़के 4 स्थानों पर बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। 5 को मलबे से जीवित निकाल लिया गया, जबकि 6 अन्य अभी भी लापता है। चमोली में भूस्खलन के बाद रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इन घटनाओं में करीब 45 मकान और 15 गौशालाएं ध्वस्त हो गईं। इसके अनुसार कुंतरी गुफा और मलबे में दबे 4 व्यक्तियों को जीवित किसी तरह निकाला गया है, जबकि धूरमा गांव में एक व्यक्ति को जिंदा निकाला गया है। अधिकारियों ने बताया कि इन घटनाओं में 12 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनमें मलबे से जीवित निकाले गए लोग भी शामिल हैं। गंभीर रूप से घायलों को ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती कराया गया है। एसईओसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि कुंतरी लगा गुफा और गुंतरी लगा सरपानी गांवों में से प्रत्येक में 1-1 शव बरामद हुआ है, जबकि मलबे के ढेर में कुछ लोगों के फंसे होने की भी संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि अवरुद्ध मार्गों और बाधित बिजली पानी आपूर्ति जैसी सुविधाओं को बहाल करने का कार्य लगातार जारी है। सतीश कोठारी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि
कमोवेश हर रोज़ उत्तराखंड से बादल फटने की घटनाओं का जिक्र हम कर रहे हैं। इलाका भले ही बदल रहा हो लेकिन त्रासदी एक सी है। देखिए, मैं बात करूं तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, बारिश से स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, लेकिन इन पहाड़ों में लगातार बारिश होने के कारण बहुत ज्यादा भयावह हो रखा है। मैं बात करूं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में ये हर जगह बादल फट रहे हैं। अभी तक लगातार देखा होगा, पहले ये उत्तरकाशी, फिर उत्तरकाशी थराली, उसके बाद ये धराली, चमोली, रुद्रप्रयाग, लगातार फिर जो नंदानगर में बादल फटा उसमें लगभग 12 लोग की डेथ हुई है। और 12 लोग में से आज जो है एक आदमी को जो निकाला गया है, वो एक लेडीज को, वो 16 घंटे बाद जिंदा निकली है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और काफी मेहनत SDRF NDRF टीम काफी मेहनत कर रही है। लगातार जो है धरातल पे काम हो रहा है, तो इसके कारण ही जो बचाव देखने को मिला, तो एक महिला जो है 16 घंटे बाद निकली, क्योंकि इतनी तत्परता से जो है आपदा प्रबंधन विभाग जो है काम कर रहा है। तो बहुत ही ज्यादा ये अच्छा लगा कि लोगों की मेहनत जो है रंग लाई है और काम काफी अच्छे ढंग से हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी हुई, जहां खराब मौसम के कारण कुछ समय के लिए स्थगित माता वैष्णो देवी यात्रा बृहस्पतिवार को फिर से बहाल कर दी गई है। इसके लिए पंजीकरण भी शुरू हो गया है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम में सुधार के साथ कल सुबह यात्रा फिर से शुरू की गई और यह सुचारू रूप से चल भी रही है। इससे पहले भूस्खलन और भारी बारिश के कारण यह तीर्थ यात्रा 22 दिनों तक स्थगित रही थी। हालांकि बुधवार को फिर से इसे बहाल किया गया। खराब मौसम के कारण बुधवार शाम को इसे फिर से रोक दिया गया। श्राइन बोर्ड ने घोषणा की है कि हेली सेवा का उपयोग करने के इच्छुक तीर्थ यात्रियों को हेलीकॉप्टर के लिए टिकट बुक करने के लिए कहा गया है। माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर कटरा में उमड़े श्रद्धालुओं ने तीर्थ यात्रा फिर से शुरू होने पर खुशी जताई है। तो माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पंजीकरण दोबारा से शुरू हो गया। हमारे संवाददाता शेख दाऊद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख, बहुत लंबे समय के लिए, क्योंकि 22 दिन अच्छा खासा वक्त हो गया है, जब भक्त इंतजार कर रहे थे कि कब फिर से कपाट खुलेंगे, यात्रा शुरू होगी, वो घड़ी आ गई। क्या कुछ है लेटेस्ट अपडेट? बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता अब मौसम में सुधार देखने को मिल रहा है। आपको मैं बताता चलूं कि जब वैष्णो देवी स्टार्ट हुआ है तो उस वक्त जबरदस्त जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ साथ जो बाढ़ आई है, उस वजह से वहां पे जो बादल भी फट गई, श्रद्धालु उसमें मर भी गए हैं। और उसके बाद फिलहाल वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वहां पे बंद कर दिया गया है, लेकिन कल से वहां पे फिर शुरू होगी दर्शन। अब हजारों की तादाद में वहां पे लोग आ रहे और खुशी से वहां पे वो दर्शन के लिए आए, क्योंकि लोगों में वो उदास थी कि शायद इस बार नहीं होगा दर्शन, बट मौसम ने करवट बदल दी। अब दर्शन हजारों की तादाद में दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।